अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया अकरम। प्रोग्राम में मेरे साथ है समी इब्राहिम और सईद काजी। कहते हैं कि किसी भी मसले के हल तो बहुत से निकल सकते हैं, बशर्त ये कि हल निकालने की नीयत पुरखुलूस हो। ऐसा ही एक मसला आजकल हमारे अवाम के लिए अजाब बना हुआ है, हमारे अवाम को दरपेश है, और वो मसला है बिजली की लोड शेडिंग का। और नौबत अब मुजाहरों और एहतजाज और जलाओ घेराव तक आ पहुंची है, जिसमें अल्टीमेटली उल्टा नुकसान हम अपनी ही अमलाक का कर रहे हैं, अपना ही हम नुकसान कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है जिस पर आज हम बात करेंगे कि आखिरकार हुकूमत इस मसले पर अभी तक 4 सालों के बाद, 4 साल हो गए तकरीबन, पूरी उनकी मुद्दत भी पूरी होने वाली है, लेकिन अभी तक इस मसले पर काबू पाने में नाकाम क्यों रही है कि आवाम को जो है वो एहतजाज और मुजाहरों के लिए अब सड़कों पर निकलना पड़ा है। इस पर आज हम बात करेंगे और कल सारा दिन क्या होता रहा इस लोड शेडिंग के मसले को लेकर, ये भी आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। साथ ही हम बात करेंगे पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी आज हो रहा है, जिसमें कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी की जो सिफारिशात हैं इन पर बहस होगी। ये सिफारिशात पाक अमरीका ताल्लुकात को लेकर बहुत अहम है, और पाक अमरीका ताल्लुकात का जो निसार है वो नेटो सप्लाई की बहाली पर है। एक तरफ मौलाना फजल रहमान ये कह चुके हैं कि अगर पार्लियामेंट भले ही इजाजत दे दे, लेकिन हम इस बहाली की भरपूर मजम्मत करेंगे और बहाली नहीं होने देंगे। दूसरी जानिब तालिबान की जानिब से भी ये धमकियां आना शुरू हो गई हैं कि अगर नेटो सप्लाई की बहाली की गई तो अरकान पार्लियामेंट को निशाना बनाया जाएगा। एक तरफ पाक अमरीका ताल्लुकात हैं तो दूसरी तरफ नेटो सप्लाई की बहाली पर अवाम का जो है दबाव है, धमकियां हैं। आखिर पार्लियामेंट फैसला क्या करेगी, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद हमें कराची से ज्वाइन करेंगे बाबर सलीम, और फैसलाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे मोहिउद्दीन। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मुल्क में जारी मुजाहरे सिर्फ बिजली की लोड शेडिंग की वजह से नहीं है, लोगों के पास गैस नहीं है, लोग बेरोजगार हैं, महंगाई है। ये सब वजूहात जब मिलती हैं तो लोग इस तरह सड़कों पर निकलते हैं। इस पर बात करेंगे और सारा दिन लाहौर में और मुख्तलिफ शहरों में क्या होता रहा इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। उससे पहले कुछ मजीद अहम खबरें हम आपके साथ शेयर कर लें। समी इब्राहिम साहब से पूछने के इनके पास आज की ताज़ा तरीन खबरें क्या हैं। शाजिया, आपने जिक्र किया पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन का और पाक अमरीका ताल्लुकात का। इस हवाले से जो डेवलपमेंट हो रही है वो कि सियोल में जहां न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट हो रहा है उसमें वज़ीर-ए-आज़म गिलानी भी शरीक हैं, और तवक्को की जा रही है कि उनकी सदर ओबामा से मुलाकात होगी और पाक US रिलेशनशिप का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। दूसरी जानब सदर जरदारी जो आजकल दोशंबे में है एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में, वहाँ उन्होंने अमरीकी जो एलची हैं खसूसी उनको बिल्कुल खुलकर वाज़ेह अल्फाज में ये बात बताई है कि ड्रोन हमले बंद किए जाने चाहिए, क्योंकि ये हमले फ़ायदा देने की बजाय नुकसान दे रहे हैं। तो इस पर ज़रा बात होगी कि किस जानब जा रहे हैं पाक US रिलेशनशिप। दूसरी तरफ इस्लामाबाद में आज वज़ीर-ए-आज़म का तौहीन अदालत केस है, उस भी समाअत होगी। मेमो कमीशन की भी समाअत होगी, जिसमें अब हुसैन हक्कानी साहब ने कहा है कि अगर मंसूर एजाज साहब वीडियो लिंक के ज़रिए बयान दे सकते हैं लंदन से, तो मैं भी वीडियो लिंक के ज़रिए बयान दूंगा, क्योंकि मेरी भी जान को बहुत ज़्यादा ख़तरात हैं। एक और अहम जो डेवलपमेंट हो रही है वो ये कि जो सोशल मीडिया है, जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, या SMS जो हम यूज़ करते हैं टेलीफोन के ज़रिए, उसमें जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के ग्रुप्स हैं वो एक जो ओपिनियन मेकिंग है उस पर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और हर जो ग्रुप है वो ये दबाव डालने की कोशिश कर रहा है कि उसका जो ओपिनियन है उसको ज़्यादा अहमियत दी जाए, उसको ज़्यादा कवरेज दी जाए। इसके अलावा एक और इंफॉर्मेशन हमें मिली है कि जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA का काउंटर टेररिज्म सेंटर है, जो सारे ड्रोन हमले प्लान करता है, इतलात ये आई हैं कि उनका जो सरबराह है जो ये सब कुछ प्लान करते हैं वो एक मुसलमान है। तो इस हवाले से बात करेंगे। और आखिर में आज सुप्रीम कोर्ट में एक और बहुत अहम केस है रिंकल कुमारी का, सिंध की ये मीरपुर माथेलो से इनका ताल्लुक है, जिसके बारे में इनकी फैमिली का ये कहना है कि ये अभी भी हिंदू हैं, ज़बरदस्ती मुसलमान करके इन्हें इनके साथ शादी की गई है। तो आज ये सुप्रीम कोर्ट में पेश हो रही हैं, और ये केस जो इंटरनेशनल मीडिया है उसका इस पर बहुत फोकस है। आज सारे जो अखबारात हैं यूरोप के और अमेरिका के वो इस केस की खबरों से भरे हुए हैं। सही। सईद काजी साहब, शाजिया, आपने आगाज़ में बात की किल्लत, हर चीज़ की किल्लत हमें नज़र आती है। यहाँ पे गैस नहीं है, यहाँ पे बिजली नहीं है, महंगाई है, तो ये क्या ओवरऑल सिचुएशन है। उसमें ख़ास तौर पे बात करेंगे कि पावर सेक्टर में हमारी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसमें बहुत बड़ी गिरावट आई है, और एक शॉर्ट फॉल जो बिजली का है वो भी अपनी बड़ी आखिरी हदों को छू रहा है। इस पर बात करेंगे।
और सोशल हवाले से फ़ाखरा यूनुस की खबर एक डिज़र्व करती है, मेरिट करती है जो कि हम उसका जिक्र करें। एक और बच्ची ने अपनी जान दे दी इंसाफ की तलाश में, इस पर बात करेंगे। इसी से मिलती जुलती खबर ये और बड़ी अलार्मिंग है कि लाहौर में अगवा बराए तावान के केसेस फिर बढ़ गए हैं। शाहदरा में आज से कुछ दिन पहले एक बच्ची अगवा हुई थी और ये हैरत की बात है कि गरीब माली की बेटी है जिसे 50 लाख रुपया तलब किया जा रहा है। तो ये क्राइम जो कराची के पैटर्न पे क्राइम था, हम पहले भी अपने प्रोग्राम में ये बात कर चुके हैं कि अब यहाँ भी उसका लगता है कि एक शुरू हो गया है। और फिर एक इसी तरह की एक और खबर इकबाल टाउन में, जब एक मेहनतकश ने मजदूरी मांगी एक कांस्टेबल से काम करने के बाद, तो उसने उसका जबड़ा तोड़ दिया और 3 दिन से उसका केस रजिस्टर नहीं हुआ। इन खबरों का आज सही। सबसे पहले भी हम उसी पे बात करेंगे जो कल से मुख्तलिफ शहरों में हो रहा है, बिजली की लोड शेडिंग की वजह से गैस नहीं है। इसके लिए आप हमें कॉल भी कीजिए प्रोग्राम में और हमें बताइए कि आप लोग सड़कों पर आखिर कब निकलते हैं, आपका जो लेवल है सब्र का, जो पैमाना कब लबरेज होता है, आप इस तरह का रवैया अपनाने पर क्यों मजबूर हो जाते हैं कि अपनी ही अमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, हुकूमत को इस बात पर तवज्जो देनी चाहिए कि लोड शेडिंग है, इसके बहरान को जो है वो ख़त्म करना चाहिए, लेकिन हमें ये भी देखना है कि इसके बहरान के पीछे वजूहात क्या हैं। इन वजूहात को ख़त्म करेंगे तो लोड शेडिंग का खात्मा होगा। ऐसी कौन से ऐसे मसाइल हैं जिन पर हम काबू पाएँ तो इस तरह के जो वजूहात हैं वो सामने ना आए। इसके लिए आप हमें कॉल भी कीजिए। सबसे पहला सवाल समी साहब ये कि क्या हमारे यहाँ तकनीककारों की कमी है, सिर्फ ईंधन और ईंधन से बिजली और नहीं पैदा की जा सकती, और भी बहुत से मुतबादिल ज़राए हैं, हवा है, आप सूरज से बिजली हासिल कर सकते हैं। कि हमारे यहाँ इंजीनियर्स की कमी है? हमें वजूहात का जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर कौन सी वजूहात हैं जिनको हम सामने लेकर आएँ और इस तरह के मसले हल। शाजिया, जहाँ तक तो बिजली की लोड शेडिंग का ताल्लुक है तो वो इसलिए हो रही है कि हुकूमत पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है कि जो बिजली पैदा करने के कारखाने हैं प्राइवेट, उनको मुकम्मल उनकी पेमेंट की जाए। पाकिस्तान में जो कैपेसिटी है IPPs की, वो मिला के सारी जो भी हमारी जनरेशन है वो तकरीबन 19,000 मेगावाट तक है, लेकिन जो हमारी तलब है वो उससे कोई 1,000-1,500 मेगावाट कम है। अब अगर वो फुल कैपेसिटी में काम करें, पैसे उनको पेमेंट की जाए, तो पाकिस्तान में बिजली की लोड शेडिंग नहीं हो सकती। लेकिन क्योंकि रियासत कमज़ोर हो चुकी है, बेपनाह इन्होंने जो माजी में शाह खर्चियाँ की हैं, अब सर्कुलर डेट जो महकमे के अंदर जो खसारा है और जो कर्जा है वो इतना बढ़ चुका है, रियासत पे नहीं कर सकती, जिसकी वजह से ये जो मामला है लोड शेडिंग का ये सामने आ रहा है। लेकिन इसमें एक सिर्फ बात मैं कहूँगा कि एहतजाज तो आवाम का हक है। जब आप आवाम को कुछ नहीं देते, घर में बिजली नहीं है, तो वो ज़ाहिर है सड़क पर बाहर आएगा। लेकिन जो एक चीज़ अफसोसनाक आ रही है सामने कि सड़क पर आकर एहतजाज करने वाले जिन लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं, मसलन कल जो फैसलाबाद में वाक़यात हुए, जो कोई गुजरने वाला है या कोई दुकानदार जिसने दुकान खोली हुई है, तो उन लोगों पर हमला करना और उनको तशद्दुद का निशाना बनाना ये गलत। और एक और जो अलार्मिंग बात है, जो रियासत है, यानी जो सूबाई हुकूमत जिसकी जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर प्रोवाइड करना, वो क्योंकि उनकी इस वक्त वफाकी हुकूमत से कोई झगड़ा चल रहा है, सियासतबाजी है, तो वो खुद भी ऐसा लग रहा है कि इन जो गैर कानूनी जो वाकयात हैं एहतजाज के दौरान, उनको रोकने की बजाय उनका पीछे हाथ अगर नहीं भी है तो वो उसको रोक नहीं रहे। चंद पुलिस वाले चले जाते हैं, उनको मुजाहिरीन मारते हैं, वो कैमरे में फुटेज बनती है और फिर वो सारे का सारा वो चलता है मामला। एहतजाज भी हो रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ इसमें सियासत भी है। और आज शहबाज शरीफ साहब खुद फैसलाबाद का हिसाब जा रहे हैं। बात यह है जी, सर्कुलर डेट की बड़ी जायज़ बातें की समी साहब ने, मगर मैं ऐसे इस तनाजुर में नहीं देखता कि पंजाब गवर्नमेंट कोई पार्टीजन व्यू नहीं है हमारा। मुझे लगता है कि हर जगह पे हुकूमत नाकाम है, चाहे वो सूबे की हो, सेंटर का ज़्यादा हिस्सा बनता है। मुझे आप एक बात बताएं, एक FBR का फिगर है 900 से 1,000 अरब रुपए की टैक्स चोरी है, ये क्यों नहीं रोकते? ये वहां से पैसे निकाल के सर्कुलर डेट मैंने खत्म करना है। मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हूं या समी साहब प्राइम, कौन है हु हैज टू मैनेज दिस इकोनॉमी? जी हमें वोट मिल गया और वोट मिल के अब आप निकल जाएं जो मर्जी करें। एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक आइन है, इस आइन के तहत आपने समाज और सिस्टम को चलाना है, आप नहीं चला पा रहे। ये तो पेमेंट्स की बात हो गई ना कि पेमेंट्स हम नहीं कर सकते, ये एक मसला है। लेकिन नए मंसूबों पर काम तो कर सकते हैं उसकी वजह मैं अर्ज करता हूं, जब मंसूबे में बुनियाद बिजली बनाना ना हो, माल बनाना हो, जब आप 4 साल पहले आए थे यहाँ पे, आपने ये रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पैसे वापस दिलवाए, बिलियंस ऑफ रुपीस। व्हाट डज इट मीन? वो बिजली के लिए नहीं मंगाए गए थे, वो माल बनाने के लिए मंगाए गए थे। और कितनी हैरत की बात है कि एक दिन हम अपनी मीटिंग में भी समी साहब बात कर रहे थे कि जिन लोगों ने 2-2, 3-3 अरब रुपया वापस किया अदालत के कहने पर, इसका मतलब उन्हें गलत दिया गया था, उनको कोई सजा नहीं हुई।
उन पे कोई केस चला। सरकार से किसी ने नहीं पूछा कि जनाब ये आपने अरबों रुपए पहले क्यों एडवांस आपने एक्सटेंड कर दिया था। तो हु हैज टू डू इट नाउ दिस। अब आप बुरी बात है, हम नहीं खंबा तोड़ना चाहिए, नहीं कोई रियासत की चीज, हमारा मुल्क है। मगर आप मुझे ये बताएं, मैंने सवेरे आके 8 बजे यहाँ बैठ के प्रोग्राम करना है, मेरे पास अगर गैस घर में ना हो, बिजली ना हो, मेरे पास पेट्रोल ना हो, तो मैं क्या करूंगा? कोई आदमी जिसने सुबह बिजली कपड़े इस्त्री करने हैं, कॉलेज जाना है, हॉस्पिटल, तो ये इश्यूज हैं। इसमें एक ये बात बिल्कुल सही है। एक सिर्फ बात करना चाहता हूं कि अगर वजीर आजम ने गुजरना हो, वजीर आला ने गुजरना हो, आप जितना मर्जी डेमोन्स्ट्रेशन हो, मजाल है उनकी गाड़ी को कोई पत्थर भी फेंक सके। ये जो आम बेचारे शहरी जा रहे हैं, गाड़ियां तो उनकी टूट रही हैं। लोगों में समीसा इश्ताल नहीं होता, गुस्सा नहीं होता। अभी जो अवाम में जब कोई गुजर रहा हो तो थोड़ा रिस्पेक्ट करते हैं, एहतराम करते हैं, रुक जाते हैं। लेकिन अभी जो लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, क्यों निकल रहे हैं? शौक से निकल रहे हैं। लोगों का गुस्सा जो है वो हर वक्त मौजूद होता है। उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन ये फैसला कर लेती है कि इन लोगों को, ये क्योंकि प्रिविलेज लोग हैं, ये बड़े लोग हैं, इनको बाहिफाजत गुजारना है, तो वो तमाम जो रियासत के रिसोर्सेज हैं वो इस्तेमाल करके उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जाता है। यही प्रॉब्लम है कि सिलेक्टिव हो गई है रियासत। आम आदमी का कोई जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ जो अनटचेबल जो बड़े लोग हैं उनके लिए रियासत, उनकी हिफाजत के लिए रियासत अपने वसाइल इस्तेमाल कर रही है। हमारे साथ कश्मीर से अब्दुल लतीफ, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शादिया साहबा। जी वालेकुम सलाम। जी लतीफ साहब। हाँ शादिया साहबा, हमारा ये सवाल है कि आखिर ये लोग रोडों पर किस हद तक निकलते रहेंगे, जैसा कि अरबों रुपए हमारी टैक्स निकल रही है। हमारे नुमाइंदे असेंबली हॉल में बैठे हैं, आखिर हमारी सिंध जो है, ये कोयला है, ये गैस है, इतनी सारी जो कुछ कुदरती है, आखिर ये खाली पीली अब आज कोर्ट में ये इशू है, ये इशू है, आखिर अवाम किस मरहले में जाते हैं? आखिर अवाम का क्या होगा? अयूब खान के दौर में एक शेर सुना था कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा? सही, बहुत शुक्रिया अब्दुल लतीफ साहब। देखें, ये बड़ी सही बात उन्होंने की। अवाम एक तलाश में है, अपनी लीडरशिप की तलाश में है। वो अपने लीडर्स ढूंढ रहे हैं जो उन्हें नहीं मिल रहे, क्योंकि जो लीडरशिप इस वक्त हमें नजर आती है उसका मकसद किसी और तबके की हिफाजत करना या उसकी बढ़ोतरी करना है, अवाम की करना नहीं है ना। इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज देख लें, और ये बिल्कुल ठीक कहते हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें चार मौसम है, बुलंद वाला पहाड़ है, दुनिया के प्लेट्यूज हैं, सहरा है, सारा साल यहाँ पर रहती और है। ये मिनरल्स के ऊपर एक तैरता हुआ मुल्क है। इतने मिनरल्स हैं, मगर ये इतने नाअहल है, चंद गज अंदर खोद के चीजें नहीं निकाल सकते ये, और लेकिन ये अपने फार्म हाउसेस बना सकते हैं। सही। फैसलाबाद में मोहिद्दीन से बात करते हैं। मोहिद्दीन, कल फैसलाबाद में सारा दिन जो होता रहा, हमने भी देखा, सबने देखा टीवी पर, और लोग जो थे वो जलाओ घेराव कर रहे थे, बहुत तोड़ फोड़ की, लोगों की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया, कुछ इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया। सीएम साहब आज क्या करने आ रहे हैं यहाँ पर? बिल्कुल शादिया, सीएम साहब आज उन्हीं से मुज़ाकरात के लिए आ रहे हैं। वो कहते हैं बहुत देर कर दी, मेहरबान आते आते। 4 दिन पहले फैसलाबाद की तमाम तंजीमों ने ऐलान कर दिया था, और हमने इसी प्रोग्राम में ऐसी बात की थी कि हालात अब इस नहज पे नहीं है कि इनको खुलेआम छोड़ दिया जाए। किसी सरकारी सतह पर किसी वफाकी नुमाइंदे ने या हुकूमती नुमाइंदे ने इनसे मुज़ाकरात की एक मेज नहीं सजाई, एक छोटी सी मीटिंग नहीं की। ना डीसीओ ने, ना कमिश्नर ने, ना फैसलाबाद के किसी मुस्लिम लीग के नुमाइंदे ने, ना वफाक के किसी नुमाइंदे ने। हालांकि फैसलाबाद में पीपल्स पार्टी के नुमाइंदगान भी हैं, उनकी आवाज़ भी सुनी जाती है। उसका फिर नतीजा यही निकलना था जो कल आप सबने देखा। 23 मकामात पर फैसलाबाद में तोड़ फोड़ हुई है, लोग आपस में झगड़ पड़े हैं। मजदूर और ताजर बकायदा दस्तों गिरे बांध हुए हैं, सर फटे हैं चौक घंटा घर में। और जो समी साहब बात कर रहे थे कि पुलिस जो है वो बिल्कुल खामोश तमाशा ही रही है। अहम बात यह शादिया कि उनसे बात की जाए, उनको समझाया जाए कि अगर आपके ये मुतालबात हैं मेज पे हल की जा सकते हैं, तो 4-4 दिन का अल्टीमेटम देने के बावजूद लोग सड़कों पर नहीं निकलेंगे तो क्या करेंगे? 18 से 20 मोहिउद्दीन ये बताइए कि ये जो ताजरों और मजदूरों के माबैन लड़ाइयां हुई हैं, इसकी वजह क्या थी? कायद साहब, मजदूरों का मौकफ था कि फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, 18 घंटे की लोड शेडिंग है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, इसकी वजह से दुकानों को भी बंद किया जाए। चूंकि दुकानों को बंद करने की ताजरों की भी काल है, वो 27 तारीख की है। उन्होंने कहा अगर 27 तारीख को बंद करना है, आज हम सड़कों पर निकले हैं तो आज आप इनको बंद करें। कुछ ताजरों ने इनकार किया और वहां गार्ड्स ने फायरिंग कर दी, एक मजदूर को लगी, जिसकी वजह से क्लैश हो गया। काजी साहब, आप यकीन करें, एसपी वहां मौजूद था, उसने
45 मिनट तक सिर्फ पुलिस को कॉल्स करता रहा और वहां से पुलिस लाइन सिर्फ आधे किलोमीटर से भी कम फासले पे है। 45 मिनट बाद पुलिस की नफरी वहां पर पहुंची। तो फिर बेसिकली ये जो बात है मोहिउद्दीन, कुछ इस किस्म की भी इतला थी कि अवाम का गुस्सा तो अपनी जगह पर है क्योंकि ये इन चीजों की किल्लत है और वो सड़कों पर आए, लेकिन इसमें कुछ सियासत भी नजर आ रही है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी ये चाहती हैं कि ये मुजाहरे जरा शिद्दत पकड़े। इस हवाले से कोई इतला है आपके पास? समी साहब 100% इतलात नहीं, दुरुस्त बात कह रहे हैं आप। उसकी वजह यह है कि अगर हम थोड़ा सा इसको ब्रॉड विजन में देखें तो उन इलाकों में ज्यादा एहतजाज हुए हैं जिन इलाकों में PMLN डोमिनेट करती है या वहां उनको लीड करने वाले भी तकरीबन वही लोग थे। मैं ये नहीं कह रहा कि सियासी जमात इसको कैश करवा रही है, लेकिन हालात ऐसे ही हैं। 2 दिन पहले फैसलाबाद में एक SHO के खिलाफ जुलूस निकला और वहां पर खवातीन को पुलिस ने सड़क पर लटाकर डंडे मारे। 5 मिनट के बाद फैसलाबाद का अहम तरीन रोड जो है वो खुलवा दिया गया। 23 मकामात पर जुलूस निकल रहे हैं, अल्टीमेटम दिया हुआ है मुजाहिरीन ने, ना DCO भी सोया हुआ है, यहाँ पुलिस भी सोई हुई है, यहाँ पर तमाम इंतजामिया ने एक मरतबा किसी से बात करने की कोशिश की। इसका मतलब यही है कि वो उनकी कुछ बैकिंग है कि ये इस तरह से मान लिया जाए कहीं ना कहीं इसमें सियासत नजर आ रही है, लेकिन अब जो मुज़ाकरात होंगे ये किस बेस पर होंगे? मुज़ाकरात तो पहले भी बहुत बार हो चुके, तो अब जो इंडस्ट्री मालिकान है, मजदूर हैं, ये किस बेस पर मुज़ाकरात करेंगे? मुख्तसर जवाब दीजिएगा बस। शादिया, मुज़ाकरात बिल्कुल कोई हल नहीं निकलेगा। CM साहब फैसलाबाद पहुंच रहे हैं, सर्किट हाउस में मीटिंग है और उसमें उन लोगों को नहीं बुलाया गया जो मसला हल करना चाहते हैं, यानी फेस्को और वफाक के नुमाइंदे। सही, बहुत शुक्रिया। देखते हैं कि CM साहब जाकर कौन सी ऐसी जादू की छड़ी घुमाएंगे कि मुज़ाकरात भी उनके कामयाब हो जाएंगे और ये एहतजाज और मुजाहरे भी बंद हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया मोहिउद्दीन आपका। लाहौर में और यहाँ पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तो लोग इस वजह से सड़कों पर हैं कि गैस नहीं है, पानी नहीं है, बिजली की लोड शेडिंग है, जिसकी वजह से मुजाहरे होते हैं। कराची में सूरत हाल अक्सर थोड़ा हमें डिफरेंट देखने में आती है। वहाँ पर मुजाहरे होते हैं भत्ताखोरी के खिलाफ, टारगेट किलिंग के खिलाफ। ऐसी ही सूरत हाल आजकल वहाँ पर चल रही है। बाबर सलीम से बात करते हैं। बाबर सलीम, पिछले कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा हमें एहतजाज और मुजाहरे भी देखने में आए, ऑपरेशन में भी हमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने में आई भत्ताखोरी के खिलाफ, लेकिन अब कुछ मामला ठंडा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसे ही है? जी, भत्ताखोरी का जो मामला था, कराची में जो मामला चल रहे थे, जितना ज़्यादा शोर था, ताजर जो है बरादरी, उसमें बहुत ज़्यादा तशवीश थी। सियासी पार्टी, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो ऑन ग्राउंड आ गई थी और बाकायदा सड़कों पर जो है बड़े एहतजाजी मुजाहरे जो हैं वो कराची में देखने को मिल रहे थे। लेकिन भत्ताखोरी अचानक मंजर आम से जो है एक दफ़ा फिर गायब होना शुरू हो गया और अब एक दफ़ा फिर कराची में टारगेट किलिंग की जो लहर है वो सर उठाती हुई नजर आ रही है। परसों 2 वकला जो दोनों के जो है बाप और बेटा थे, इन दोनों को नामालूम अफराद ने फायरिंग का निशाना बनाया। दोनों जाँ बहक हुए। इस वाक़े में गुज़िश्ता रोज़ जो है 2 नौजवानों को गुलशन इकबाल के इलाके में नामालूम अफराद जो है वो फायरिंग करके कत्ल करके चले गए और उसके बाद रात गए जो है एक अहम जो डेवलपमेंट कराची में ख़तरनाक, जिसको मैं कहूँ किसी दर्जे में वो होगी कि MQM की जानिब से एक मुजाहरा जो वो एक मुशायरा जो है उसका एहतमाम कराया गया और रात गए उसके ऊपर जो है वो फायरिंग हुई। रिटेलिएशन में एक हमलावर हलाक भी हो गया। अब तक उसका मुकदमा तो दर्ज नहीं हुआ, लेकिन उसके असरात जो हैं वो मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो शायद नज़र आना शुरू होंगे आज से। अच्छा बाबर सलीम, एक मसला यहाँ पर ख़त्म नहीं होता, दूसरा मसला शुरू हो जाता है। आखिर ऐसी क्या वजह है? तमाम सियासी जमातें क्या जब तक वो मिल बैठ कर इन मसाइल पर तवज्जो नहीं देंगी ये ख़त्म नहीं होंगे? टारगेट किलिंग का मसला है, भत्ताखोरी का, आखिर कोई ना कोई हल किसी ना किसी के पास तो है। देखिए, मैं अब जब पिछली दफ़ा प्रोग्राम में मैं मौजूद था आपके साथ, तो उस वक्त रहमान मलिक उस रोज़ जो है वो आए थे, लियारी का दौरा करके गए थे और उन्होंने ये क्लेम किया था कि अब भत्ताखोरी का जो इशू है वो कराची में दोबारा सर नहीं उठाएगा, ये मामला जो हैं दोबारा सामने नहीं आएंगे। और ये बात सही हुई कि वो जादू की छड़ी घूमी और भत्ताखोरी के खिलाफ होने वाले एहतजाज, भत्ताखोरी के खिलाफ पुलिस की कैंपेन्स वो किसी दर्जे में जो है वो अब बहुत ज़्यादा कम होती जा रही हैं। लेकिन टारगेट किलिंग्स का जो इशू है ये एक दफ़ा फिर सनसनीखेज होता जा रहा है। इसके साथ जो हैरानकुन पुलिस की कारकर्दगी है, मैं आपको बताऊं कि औरंगी टाउन के इलाके में ताबड़तोड़ 2 सर्च ऑपरेशन किए पुलिस ने। एक रात गए किया, उसमें मैं खुद मौजूद था, जो मैंने विटनेस किया वो इस कदर अफसोसनाक और शर्मिंदगी का बाइस था। हमें ले जाया गया एक मखसूस मकाम पे, वहां पहले से 5 मुल्जिमान, उनके सरों पे चादर डली हुई थी और कहा कि ये सर्च ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार कर लिए गए। 5 मुल्जिमान बाद में पता चला कि पहले से गिरफ्तार थे। बिल्कुल अगले रोज उसके यानी कि रात में ऑपरेशन हुआ, सुबह में दोबारा ऑपरेशन किया गया और उसमें जो है पुलिस की मोबाइलों को धक्का लगाते रहे और वहां भी फिर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। तो इस किस्म की कारकर्दगी पुलिस की, फिर ये कहना कि लोगों का भरोसा भी उस पर कायम हो जाए और कराची के क्राइम रेट जो है वो या कम। बाबर ये बताइए कि ये जो आप मैजिक वैंड या जादू की छड़ी की जो बात कर रहे हैं, यूं लगता है कि जैसे बीमारी की अलामत को कुछ देर के लिए खत्म किया जाता है, मर्ज मौजूद रहता है और फिर हम देखते हैं 4 दिन के लल के बाद, खामोशी के बाद फिर औद कर आ जाता है वो सब कुछ। ऐसे ही लगता है आपको?
बिल्कुल ऐसा ही है। बड़ा अब तो बहुत ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट में चीज़ें सामने आने लगी हैं। लोगों को पता चलना शुरू हो रहा है कि इस किस्म के अक्सर जो इश्यूज हैं, चाहे बत्ताखोरी का हो जो कि जेन्युइन भी हैं किसी दर्जे में, अगवा बराए तावान का हो या टारगेट किलिंग का हो, इसको उमूमन पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो कहीं ना कहीं किसी मफाद में अपने कैश करा रही होती हैं, और पुलिस जो है वो इनके हाथ में एक खिलौने की तरह रिएक्ट कर रही होती है, जिसमें ना मुल्जिम गिरफ्तार होता है, बाकायदा एक कैंपेन चलाई जाती है, कुछ दिनों तक मीडिया को मैसेजेस किए जाते हैं, हमें बुलाया जाता है, हम कवरेजेस करते हैं, बहुत सारे जो इवेंट्स होते हैं, सर्च ऑपरेशंस होते हैं, छापे होते हैं, और अल्टीमेटली मुल्जिमान गिरफ्तार नहीं होते, इशू गायब हो जाता है। अच्छा बाबर, ये बताइए कि जो 2 वकला कत्ल हुए, आज से सिंध में एक गैर मुअय्यना मुद्दत हड़ताल का आगाज वो करने वाले हैं वकील रहनुमा, ये बताइए कि ये कहा जाता है कि ये सेक्टेरियन किलिंग थी, ये किस किस्म की टारगेट किलिंग थी, और अब ये जो इनडेफिनेटली वकला की हड़ताल है ये कहां तक जाएगा मामला? देखिए, कराची में जो वकला की टारगेट किलिंग का मसला है ये बड़ा सेंसिटिव है। सिर्फ वकला नहीं है, साथ में डॉक्टर्स भी जो है वो बड़ा काउंट करते हैं। कराची में अचानक से एक लहर आती है और उस स्प्री के दौरान जो है वो वकला या तो जानों से हाथ धो रहे होते हैं या फिर जो डॉक्टर्स हैं उनको टारगेट किया जा रहा होता है, और अक्सर जो है एक मखसूस फ़िरक़े से ताल्लुक़ जो है उनका होता है, वकला का भी और जो डॉक्टर्स मारे जाते हैं उनका भी। इस तमाम सूरत हाल में कराची पुलिस के पास कोई जवाब मौजूद नहीं होता। अगर मैं आपको कहूं कि आईजी सिंध जो है इस वक्त मुश्ताक शाह, वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुके हैं अपनी मुकम्मल फोर्स को, अपनी कमांड को, अपनी रिट को कराची में एक्सप्लेन करने के लिए उनके पास कोई जवाब मौजूद नहीं होता। मैं बड़ा हैरान होता हूं, कराची में जिस रोज ये वकला दोनों बाप बेटा फायरिंग करके टारगेट करके कत्ल किए गए, उस रोज इसी रस्ते से वजीर दाखिला, जो सूबाई वजीर दाखिला है मंजूर वसान, उन्होंने गुजरना था, और जो इलाके थाने की 2 मोबाइलें थी वो इंतजाम ड्यूटी, जिसको वीआईपी प्रोटोकॉल ड्यूटी दूसरे लफ्ज में कहा जा सकता है, वो उसके लिए मौजूद थी वहां पर। तो फिर आप बताइए कि अगर वीआईपी की सिक्योरिटी पे के लिए थाने की पुलिस को इस्तेमाल करेंगे तो वो 2 वकला जो बेगुनाह जान से हाथ धो बैठे, उनके मुल्जिमान आखिर कैसे गिरफ्तार होंगे? मंजूर वसान जो है उनकी सिक्योरिटी फुल प्रूफ थी, शहरियों के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं थी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने बाबर सलीम, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में भत्ताखोरी का मामला हो, टारगेट किलिंग का मामला हो, पंजाब में चाहे लोड शेडिंग का मामला, इन मसाइल को कहीं ना कहीं सियासतदान अपने सियासी मफादात के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। वक्त तो एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास में आकर नेटो सप्लाई की जो बहाली है इस पर फैसला क्या होगा, किस तरह का प्रेशर है पार्लियामेंट पर, और ब्रेक के बाद आपकी लाइव कॉल्स भी लेंगे और आपकी भेजी गई ईमेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज होगा। नेटो की सप्लाई की बहाली एक अहम मसला बनी हुई है। धमकियां भी मिलना शुरू हो गई हैं। एक जानिब अपोजिशन का दबाव है पार्लियामेंट पर, दूसरी जानिब तालिबान की जानिब से भी धमकियां मिलना शुरू हो गई हैं। समी साहब, इन पार्लियामेंट पर आपको नहीं लगता कि दबाव ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, फैसला करना कुछ मुश्किल हो जाएगा? एक जानिब पाक अमरीका ताल्लुकात, इसको मैं किसी और कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रही है। अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान इस वक्त जो पब्लिक डिप्लोमेसी हो रही है ना, वो बड़ी खुल के हो रही है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में हमें मुजाहरे नज़र आ रहे हैं कि जी नेटो सप्लाईज़ को बहाल नहीं होना चाहिए। जो रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इकट्ठी होती हुई नज़र आ रही हैं। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून ने भी उनका साथ दिया है पार्लियामेंट के अंदर। जो मुत्तहद हो गई है, वो मुत्तहद होकर नज़र आ रही है। उन्होंने कहा जी नेटो सप्लाई नहीं खोलने देंगे। दूसरी जानिब तालिबान ने ये कहा है कि हम लॉ मेकर्स को करेंगे, कत्ल करेंगे अगर इन्होंने ये किया। सदर जरदारी ने दुशंबे में ये कहा है जी कि अमेरिका ड्रोन हमले बंद करे, इनका फायदा नहीं है, हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते। सही। इसके जवाब में अमेरिका ने क्या किया? न्यूयॉर्क टाइम्स में उन्होंने एक खबर लीक करवाई है कि जनाब अमेरिका जो है वो किसी कीमत पे भी पाकिस्तान से माफ़ी नहीं मांगेगा। ये सब कुछ मैं देख रहा हूँ इस कॉन्टेक्स्ट में जो वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और सदर ओबामा की आपस में मुलाकात होने वाली है। तो ये जो सारी चीज़ें अगर पाकिस्तान के अंदर जो नेटो सप्लाई की बहाली के ख़िलाफ़ हैं, दर हकीकत ये स्ट्रेंथन कर रही हैं पाकिस्तान की पॉलिटिकल इस वक्त जो लीडरशिप है। यूसुफ रज़ा गिलानी को इस वक्त जब वो वहाँ पर जाके बात करेंगे, बिल्कुल खुल के वो कहेंगे कि आप हमारे साथ जो कुछ कर रहे हैं उससे हमारे मुल्क के अंदर इतनी ज़्यादा शदीद फ़ज़ा है कि आपको अपनी पॉलिसी तब्दील करना पड़ेगी। और दूसरी जानब अमेरिका ने भी पैगाम देने की ये कोशिश की है न्यूयॉर्क टाइम्स के ज़रिए कि हम भी अपनी जगह पर खड़े हुए हैं। लेकिन ये तो एक इशू था जो दोनों ममालिक के दरमियान डिप्लोमेसी हो रही है।
अब पार्लियामान जो है ये पाकिस्तान के मफादात के मुताबिक अगर कोई पॉलिसी बनाने में कामयाब हो जाती है, कोई सिफारिशात एट द एंड ऑफ द डे निकल आती हैं, क्योंकि जो आज के बयानात है मेरा नहीं ख्याल कि 3-4 दिन के बाद जब सिफारिशात मुरतब की जाएंगी तो वो यही होंगी, क्योंकि बहरहाल पाकिस्तान को अमेरिका के साथ ताल्लुकात की जरूरत है। आखिरकार मतलब आपका ये कि झुकना हमें ही पड़ेगा? नहीं, ये झुकने की बात नहीं होती। जो मुल्की मफादात होते हैं उसके तहत अगर आप बात करते हैं तो वो झुकना नहीं होता। आपको ये कोई पर्सनल ईगो की बात नहीं, ये दो अशखास के दरमियान ताल्लुकात नहीं है, ममालिक के दरमियान है। और इसमें बाज़-औक़ात आपको कुछ ऐसे फैसले करने पड़ते हैं जो टफ नजर आते हैं, लेकिन वो करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि इससे पाकिस्तान का मुस्तकबिल। एक कॉलर हमारे साथ कनाडा से, बाबर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कनाडा से बाबर बात कर रहा हूँ जी। वालेकुम सलाम जी बाबर जी। ये भत्तेखोरी के बारे में जो हो रहा है ना कराची में, बेसिकली तो ये जो लोग असेंबली में बैठे हुए हैं, MQM और पीपल्स पार्टी वगैरह, ये लोग ही सारे इन्वॉल्व हैं। और ये इसका हल भी मैं आपको बता दूं कि जब तक इन लोगों का पाकिस्तान में आज तक तो 97% लोगों का खून बहता रहा है, और ये 3% लोग इन्हीं 97% का खून बहाते रहे। जब तक असेंबलियों में ये बैठे हुए ये लोगों का खून नहीं बहाया जाएगा, इसका कोई हल नहीं होगा। आप लोग यहाँ पर बैठ के जितना भी डिस्कस कर लें, इसका कुछ सोल्यूशन निकलने वाला नहीं। बहुत शुक्रिया बाबर की बात से लग रहा था कि वो चेंज चाहते हैं असेंबलियों में। पहले बात भी बड़ी दिलचस्प समी साहब ने बड़ा अच्छा तजिया किया। ये जो एक नज़र आती है डेस्पिरेशन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल, वही जो समी साहब भी बात करते हैं कि ओवर द ईयर्स जब भी ये डेमोक्रेटिक सेटअप आए हैं तो लोगों की तमन्ना, उनकी ख्वाहिशात होती हैं, वो समझते हैं कि ये हमें कुछ करके देंगे। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि भाई ये भी वही कर रहे हैं जो हमारे साथ एक मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर किया करता था, तो फिर लोगों की ये कैफियत यकीनन हो जाती है। मैं आता हूँ ज़रा इस तरफ जो समी साहब अभी बात कर रहे थे पाक अमेरिका ताल्लुकात की। एक अजीब और बड़ा दिलचस्प अहद है जिसमें हमने कदम रखा है। एक ऐसा अहद कि जिसमें जो सबसे बड़ा साम्राज्य था वो लागर हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है माशी एतबार से। हमारी जो हालत है आपके सामने है। तो ये जितनी रैम्बलिंग और ये रैंगलिंग्स हो रही हैं, ये खासी फ्यूटाइल और मीनिंगलेस लगती हैं कि जी ये सलाला में माफ़ी मांग ले, फिर क्या होगा भाई, बंदे तो आपने मार दिए, हाँ जी, और जब उन्होंने दोबारा मारने होंगे ऊपर वालों को पता ही नहीं होगा, नीचे वाले खुद मार के चले जाएंगे। एक अजीब नए हाथ बाग पे न पा है रकाब में वाला मामला है। और ये इक्वेशन कहाँ पे, इस इक्वेशन की कहाँ पे होगी रेजोल्यूशन? ये इस पे फिर अमरीकी अवाम, जिस तरह वियतनाम की जंग थी उसमें अमरीकी अवाम की इंटरवेंशन के बाद अमरीका और इन्होंने विदड्रा किया था, वरना तो इतना बारूद फेंका और बिला वजह फेंका वियतनाम में इन्होंने, और यहाँ भी यही कर रहे हैं। ये लोग देख रहे हैं अमरीका की मैशत किधर जाएगी, अवाम पे कितना बोझ आएगा और पॉलिटिकली वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। दैट वुड कुड रिजल्ट। अच्छा, इसी के ये जो, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अमरीका पाक ताल्लुकात के हवाले से, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो मैंने पहले इन्फॉर्मेशन दी है, जो CIA का जो काउंटर टेररिज्म सेंटर है उसके जो चीफ हैं वो इतलात ये है कि वो एक मुसलमान है। अच्छा। यानी वो वैसे तो अमेरिकन हैं, वर्जीनिया से उनका ताल्लुक है, लेकिन वो कन्वर्ट हुए। वो पहले मुसलमान नहीं थे। अच्छा। वो कन्वर्ट हुए और उसके बाद उनकी जो शादी हुई वो भी एक मुसलमान खातून से है जिसका ताल्लुक अमेरिका से नहीं है। अब उनका जो उनके बारे में रिपोर्ट्स आई, उनकी जो असल आइडेंटिटी है उसको खुफिया रखा जा रहा है फॉर सिक्योरिटी रीजन, लेकिन उनको रॉजर के नाम से पहचाना जा रहा है। वो 2 अमेरिका के सदूर के साथ काम कर चुके हैं, 4 CIA के डायरेक्टर्स और 4 जो अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर्स हैं उनके साथ वो काम कर चुके हैं। 1979 में उन्होंने CIA को ज्वाइन किया था और उनकी हमेशा से एक्सटेंशन हो रही है। और वो कहा यह जा रहा है कि वो जैसे कहते हैं ना, मुसलमानों के हवाले से तो हम यही करेंगे कि इस घर को आग लगी घर के चिराग से, मुसलमान है लेकिन जो सारा ऑपरेशन है ड्रोन्स हमलों का और उसामा बिन लादेन को पकड़ने का, सारे का सारा जो ऑपरेशन है वो खुद उसको हैंडल करते हैं, खुद उसको डील करते हैं। और उनके बारे में कहा जाता है क्योंकि वो ट्राइबल एरियाज को बहुत अच्छा समझते हैं, चाहे वो अफगानिस्तान के हों या इराक के, तो उसमें उनको एक बड़ा अहम रोल दिया गया। कल से मुझे कॉल लेनी, फिर आपसे बात करती हूँ। रहीम यार खान से शाहान है हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी शाहान साहब। मैं रहीम यार खान के सिर्फ पॉलिटिशियन के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि ये 2 पीस पहन के आप लोग जो बैठ के यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल ना करें, क्योंकि हमारे जो दिल है ना वो टूटे हुए हैं, इतने टूटे हुए हैं कि हम मौत के दहाने पे खड़े हैं। यहाँ के रहीम यार खान के नॉन लीग के पॉलिटिशियन, पीपल्स पार्टी के MNA, नाम बता दे। नाम मैं नहीं बताना चाहूंगा, मुझे मना किया गया है। अच्छा, ठीक है जी, नाम आपके ही चैनल वालों ने मना किया। मेरा नंबर आप नोट करें, मुझे कॉल करें, मैं रहीम। सही, बहुत शुक्रिया शान साहब आपका। ये क्या इन्होंने इनके मसाइल हैं कुछ वहां पर, वो डिस्कस करना चाह रहे हैं हम लोगों जो मैं समझ सका हूं ना, बेसिकली जो पाकिस्तान में हो रहा है कि जो वडेराइज्म है, जब वडेरा MNA भी बन जाए, यानी हुकूमत में भी आ जाए, तो फिर वो जो जुल्म ढाता है अपनी उस कंस्टिट्यूंसी में,
तो वो उसका जिक्र कर रहे थे गालबन के बड़ी अफसोसनाक बात है, नहीं होना चाहिए। तो प्रोग्राम के बाद आपसे बात करके तो डेफिनेटली हम इस बात को जितना भी उठा सके, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये किसी वडेरे का प्रोग्राम नहीं है, किसी जागीरदार का नहीं है, ये आवाम के लिए प्रोग्राम है। और इसमें खुलकर आप बात करें, खुलकर आप नाम लें, हम पूरे तरीके से आपके साथ खड़े होंगे और इस मामले में हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। अच्छा, ये जो अभी समी साहब ने बात की थी, रॉजर जो मुसलमान है, देखें उन्होंने इस्लाम में एम्ब्रेस किया तो ज़ाती तौर पे उनका फ़ायदा हो जाएगा एक दुरुस्त मज़हब पे, जब वो उन्होंने उसको गले से लगा लिया है। मगर जो बैठ के वो कत्लेआम कर रहे हैं, वो जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स कर रहे हैं, उन्हें वहाँ से ख्वाब आ जाती है कि अब मुसलमान होने के बाद क्या खुदा ना नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिका उन्हें कोई पैगाम आता है कि वहाँ वो लोग बैठे, वहाँ बच्चे मर रहे हैं, वहाँ औरतें मर रही हैं। Whosoever he is a murderer, वो किलर हैं। और ये उनकी अपनी तंजीमें वहाँ पे कह रही हैं कि आप एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग, अगर मैं जुर्म करता हूँ या कोई और जुर्म करता है, अदालतें हैं, एक मुहज़्ज़ब निज़ाम है, आप ऊपर से फैसला करके मार देते हैं जी ये टेररिस्ट है, इसको गोली मार दो। तो मैं समझता हूँ कि वो whosoever he is a killer। कल साहब आपने कुछ अहम सोशल खबरें दी थी, मैं 2-3 खबरों पे बात करना चाहता हूँ शाजिया। एक तो ये जो वाक़या सामने आया फ़ाखरा यूनुस का, जी बिल्कुल, इससे एक बहुत सोगवार है कौम। कल से हम देखते हैं कि उसने 12 साल तक इंतज़ार किया कि उसे इंसाफ मिल जाए और उसका चेहरा ठीक हो जाए। 36 ऑपरेशन हुए मगर उसका चेहरा ठीक नहीं हो सका। फाइनली उसने जो आखिरी अपनी स्टेटमेंट दी, उसने कहा जी मुझे 12 साल तक इंसाफ नहीं मिला। और उसका जो वो एक बार एक्विट भी हो चुका है, बिलाल खर बताया जाता है, लेकिन उसकी दोबारा से इंक्वायरी शुरू करवा दी है वसान साहब ने। मगर बात यह क्या हमारी बच्चियों को, बेटियों को खुदकुशी करनी पड़ेगी इंसाफ के लिए? हर बच्ची खुदकुशी करे तो फिर उसका इंसाफ उसको मिलेगा? तो ये जो है, ये जो कल हम बात कर रहे थे और ये जो अभी बात की है हमारे साथ रहीम यार खान से साहब ने, कि ये बेहिसी जो है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि ये लोग जो आज इस तरह से बोल रहे हैं हमारे साथ, ये सिर्फ बोलते ही रहेंगे। यहीं ये कोई स्टैटिक समाज है, कोई चीज़ स्टैटिक नहीं होती और वो वक्त लगता है। ये छोटे आपको स्पोरेडिक मूवमेंट्स नजर आ रही हैं। अगर हमने इनकी शोई न की, हमने इसके मसाइल हल ना किए, तो ये देखें ये क्या हुआ इस बच्ची के साथ। चलें फिर अदालत में केस खुलेगा, फिर उससे उस पर बात हो जाएगी। और इसके साथ और दीगर खबरें भी मैं आपको बता दूँ, ये भी बड़ी तकलीफ दे खबरें हैं कि यहाँ एक लाहौर में एक सना नामी बच्ची जो है उसको अगवा किया गया शाहदरा से। माली है उसका बाप और उससे 50 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं और 13 साल की वो बच्ची है। ये पहले हम उधर देख रहे थे और सुना है कि बहुत बासर लोग हैं। और जो है वो अभी चीफ मिनिस्टर साहब किस चीज़ का नोटिस लेंगे? चीफ मिनिस्टर साहब 8-10 करोड़ की आबादी का ये सूबा है, क्या करेंगे? अब इसके साथ दूसरी खबर भी जुड़ी हुई देख लें कि एक कांस्टेबल ने क्या किया, एक मजदूर को घर बुलाया और घर बुला के उसने कहा कि जी ये काम कर दो। तो उन्होंने कुछ काम करवाया और जब उसने उससे अपनी मेहनत का मुआवजा मांगा तो उसका जबड़ा तोड़ दिया उन्होंने। 3 दिन से केस रजिस्टर नहीं हुआ और जनाब डीएसपी साहब फरमा रहे हैं जी कि एक मेडिकल रिपोर्ट वो अभी समी साहब से मैं लड़ता रहता हूँ कि हम इनको क्या एमपीए खड़ा करें। ये बेचारे तो शनाख्ती कार्ड नहीं होता इनके पास अपना, या लेने की सलाहियत नहीं होती। ये जो सारी बातें हैं और ये जो आपको फीडबैक आ रहा है, समी साहब इस पर कमेंट करेंगे। इसकी अशकशोई अगर समी साहब नहीं होती तो फिर समाज में अमन कैसे रहेगा और हम किस समत में जा रहे हैं? बिलाशुबा ये इनकी इस बात पे तो कोई इख्तलाफ ही नहीं है कि ये जो बड़े इस किस्म के वाक़यात हैं जिससे इंसानियत शर्मिंदा है, पूरा हर पाकिस्तानी जो है उसका सर जो है वो शर्म से झुका हुआ है। अब ये जो बिलाल खर वाला वाक़या है, अब आप देखें कि अदालत उसको बरी कर चुकी है। हम कहते हैं कि वो इंसाफ की इंतज़ार में 12 साल तक इटली में रही और फिर वो मर गई, इस दुनिया से चली गई। आप ये देखें कि अदालत उस शख्स को बरी कर चुकी है। ये है आपका अदालती निज़ाम जो मैं चीफ जस्टिस साहब से कहता हूँ बार बार, खुदा के लिए मेमो से बाहर निकल आएँ। ये जो आपने एक ग्रुप को टारगेट करके आप जो एक आज़ाद अदलिया का ख्वाब था लोगों का, उसको ना तोड़ें। ये आप बाई पार्टीजन अप्रोच बना लें खुदा के लिए। ये है पाकिस्तान का अलमिया कि जब भी कोई इदारा जिस पे आपने इत्माद का इजहार किया वो अपनी ज़ाती ख्वाहिशात का गुलाम होकर हालात को पता नहीं कहाँ से कहाँ लेके चला गया, और जो मजलूम अवाम जो उसके लिए लड़ते रहे वो आज भी तो जिसको ज़िंदगी में इंसाफ नहीं मिल सका, अब जो फ़ख्र इस दुनिया से चली गई, अब उसको इंसाफ मिला भी वो कहाँ देखेगी? अब क्या फ़ायदा? देखिए फ़ायदा शायद आने वालों के लिए हो जाए अगर अभी भी हम आँख खुल जाए। अभी भी ये जो सारे लोग जैसे काजी साहब कह रहे हैं जो अश्कशोई करने वाले हैं, अगर अभी भी इनकी आँख खुल जाए तो शायद बहुत सी हज़ारों लाखों जो हमारी माएँ बहनें हैं, जो हमारे गरीब लोग हमारी तरह के जो सड़कों पे फिर रहे हैं, शायद उनके लिए कोई बेहतरी की सूरत निकले। अच्छा, तेज़ाब गर्दी के वाक़यात ये कुछ ज़्यादा नहीं होगी? अच्छा, एक बात समझ नहीं आती कि बहुत इजीली एसिड मिल जाता है मार्केट वगैरह से। शाजिया मार्केट से इजीली एसिड मिले या न मिले, क्योंकि जो तेज़ाब फेंकने वाले हैं उनको ये पता है कि उनको सज़ा नहीं मिलेगी। पाकिस्तान में जो जुर्म कर रहा है, कत्ल कर रहा है, जो तेज़ाब फेंक रहा है, किसी के हक पर डाका डाल रहा है, उसको ये पता है
कि इसमें से कुछ हिस्सा मैं जाके अरबाब इख्तियार को दूंगा तो मुझे कुछ नहीं होगा, या वो ये सब कुछ अरबाब इख्तियार के बिहाफ पे कर रहा है। ये है पाकिस्तान का मसला। लेकिन इसके लिए प्रॉपर कानून साजी नहीं है ना, कानून है, कानून बना है, इसमें 14 साल कैद है। ये मैंने अभी इसलिए निकलवाया था, मैं आई वाज डूइंग वर्क ऑन दिस, तो इसमें 10 लाख रुपए तक सजा भी है। लेकिन बात क्या है, बात ये है शाजिया, एक बड़ी पुरानी तारीफ है कानून की, जो लगता है फिर आगे 21वीं सदी में दुरुस्त साबित हुई है। और वो ये कि ये कानून जब मकड़ी के जाले की तरह बन जाए तो उसमें छोटी मक्खी फंस जाए और बड़ा उसे फाड़ के निकल जाता है। ये तस्वर हमें ख़त्म करना है, ये इंसाफ होता हुआ हमें नज़र आए तो फिर है। और फिर ये समी साहब ने जो बात की, मैं बिल्कुल मैं ये इस बात से इस हद तक इत्तफाक करता हूँ कि ये जो नीचे हमारा जुडिशल सिस्टम है इसमें इतने लकून, अब तो ये हालत है, मैं खुद एक अदालत में गया हूँ, वहाँ पे जो वकला आपका हशर कर देते हैं, दूसरी तरफ फरीक एक वकील थे, तो वो अदालत में जाना अब तो अजाब बन जाता है। एक कॉल लेनी है, इमरान है राजनपुर से। हेलो जी, वालेकुम सलाम जी, मैं इमरान बात कर रहा हूँ राजनपुर से। ये फाखरा बीबी के वाक़े में मैंने बात करनी है। ये हमारे एमपीए साहब जो बाजार खान साहब थे, मुजफ्फरगढ़ से ताल्लुक है। मोहतरमा, मुजफ्फरगढ़ से लेके राजनपुर तक हमारा इलाका सरदारी निजाम में जकड़ा हुआ है। सही, ठीक है ना जी। ये तो एक वाकया है जो आपके सामने आया है, यहाँ ऐसे हजारों वाकयात हो रहे हैं, सरदारों ने हमारे निजाम को जकड़ रखा है। ठीक है ना जी। तो ये समी साहब सही बात कर रहे थे कि अदालती निजाम मफलूज हो चुका है। बिल्कुल, हम अगर एक छोटे से केस के लिए भी अदालत में जाते हैं, कोई पिछले दिनों मेरे एक दोस्त का मोटरसाइकिल पकड़ लिया पुलिस वालों ने, मैं उसको सुपरदारी पे लेने गया, थाना कोर्ट मिठन से FIR लेने तक, मोटरसाइकिल छुड़ाने तक हमारा 17,000 पर नाजायज लग गया। कोई एक फीस ऐसी नहीं थी जो सरकारी हो। मैं तो परेशान हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अभी देखें, वो एक जो मीडिया पर आ जाए वो सबको नजर आ जाता है। मीडिया पे आने के बावजूद भी नहीं मिलता। मुझे बताएं कहा गया वो सपना केस, सपना खोसा केस, क्योंकि खोसा साहब मुस्लिम लीग नून के हैं, पंजाब के वो साबिक, वो शहबाज शरीफ साहब से पहले वो वजीर आला भी रहे। वो कहाँ गई वो सपना? कहीं जो पाकिस्तान के अंदर जो बासर लोग हैं उनको शाजिया कोई टच नहीं कर सकता, उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता। और मीडिया में मैनेज किया जाता है, इस तरीके से मैनेज किया जाता है, अभी भी मैनेज किया जाता है कि सच जो है वो आपको झूठ बना दिया जाता है और झूठ को सच बना के। लेकिन मैं एक बात आपसे कर दूं, वैसे हम 25-30 साल से कवर कर रहे हैं इस मुल्क को, ये जिस नहज पे अब हालात को ये ले आए हैं, जो डेस्परेशन हमें आज नजर आती है, इन कॉल्स में नजर आती है। उसने क्या कहा, ये 2 पीस पहन के आप क्या बैठे हुए हैं लोग, हम तो खैर इनकी बात कर रहे हैं, मगर शायद वो हमें भी अब बर्दाश्त करने, और बजा तौर पे कि वो ये फिक्रे पे शायद आपने गौर नहीं किया, उन्होंने बोला, उनका आप बेअसर हैं भाई, आप बातें करते हैं चले जाते हैं, हमारी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आती। मगर क्या है, मगर ये है कि जो सीरियस स्ट्रेटजिस्ट होते हैं ना, यहाँ तो खैर शायद हैं या नहीं, उन्हें ये अंदाज़ा नहीं कि दीवार से नहीं लगाते आप लोगों को, समाज को दीवार से नहीं लगाते, वरना आफियत और अमन किसी का भी कायम नहीं रहता। तो इसलिए हमारी दुआ है। अब इसी से मैं एक कॉलर ले लूँ, फिर बात कर, कॉल ले लें, मैं बड़ी फिर चिकन ले लें कॉल। ठीक है, अमेरिका से हमारे साथ यासिर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी यासिर साहब जी, फाफा यूनिस के बारे में बात करनी है, ये चीज जी प्लीज। जी बोलिए। जी ये फाफा यूनिस, ये तो हमारे गली मोहल्ले में हर जगह पे ये हो रहा है कि औरतों की बेइज्जती है, औरतों के कोई भी यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं है, कोई औरत जा भी रही होगी उसे। सही, बहुत शुक्रिया यासिर साहब। उन्होंने एक मसले की निशानदेही की है, बिल्कुल ये हर घर का मामला है, हर गरीब का मामला है। और बस अब इसको मैं तो एक ही बात कहता हूँ, भले काजी साहब इससे इख्तलाफ करें, कि अब जब तक खुद लोग अपने मामलात अपने हाथ में नहीं लेंगे, लेकिन विदन जो लीगल बाउंड्री है उसके अंदर मामलात हाथ में लेने के लिए हाथ में जब तक नहीं लेंगे, लीगली मैं कहता हूँ प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे, जब तक उनकी वॉइसेस को सुना नहीं जाएगा और वो अपना हिस्सा आके लेंगे नहीं इस निजाम में, तब तक ये मामला ठीक नहीं होगा। अच्छा, मैं इसमें ना काजी साहब अगर आप मुझे इजाजत दें, ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि चीज़ें खबरें आ रही हैं मीडिया पे, या ये जो पाकिस्तान के मामलात हैं, एक जो गुज़श्ता चंद दिनों से हम देख रहे हैं जो सोशल मीडिया है, यानी जिसे हम फेसबुक कहते हैं, ट्विटर कहते हैं, या टेलीफोन SMS सर्विसेज है, इस पे जो पॉलिटिकल पार्टीज के बनाए हुए मीडिया सेल हैं और प्रेशर ग्रुप्स के, वो क्या कर रहे हैं। अगर मिसाल के तौर पे आपने इमरान खान साहब को नहीं दिखाया तो फेसबुक उठा के देखें, वो चैनल्स की तरफ बड़ा उनका जो मीडिया सेल है वो ईमेल्स पे ईमेल्स, फेसबुक पे कमेंट्स, अब्यूजिव लैंग्वेज, इसी तरीके से
मुस्लिम लीग नून का एक सेल है, इसी तरीके से पीपल्स पार्टी का, MQM का, तमाम जमातें और प्रेशर ग्रुप। अच्छा, इस तरह के मैसेजेस आते हैं। देखिए वो इतना ज्यादा उन्होंने पिछले कुछ दिनों से प्रेशर बिल्डअप करना शुरू किया हुआ है। एक तो ये हुआ कि जब ये सियासी जमातें बनी और ये जलसे शुरू थे ना, तो मीडिया ने इनको लाइव दिखाना शुरू किया, एक एक दो घंटे ये लाइव चल रहे हैं। अब थोड़ा सा उसमें कुछ रुकावट आई है कि जब मीडिया ने यह सवाल उठाया कि भाई आप अपना कोई एजेंडा लेके आए, आप एक तो तकरीर है वो ठीक है, लफाजी है, लेकिन कुछ एजेंडा है, कुछ अगर मीनिंगफुल कोई बात होगी तो हम दिखाएंगे, उस पर रिएक्ट आ रहा है, उस पर रिएक्शन आ रहा है। अच्छा, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से मैसेजेस पर, टेलीफोन पर आपको उकसाया जा रहा है कि निकली आप लोड शेडिंग के खिलाफ सड़कों पर, इस तरह के मैसेजेस भी आना शुरू हो गए। ये तो निकले लोड शेडिंग के खिलाफ, बाहर निकले, एहतजाज अवाम का हक है, अगर वो कहते हैं एहतजाज के लिए निकले तो इसमें कोई बात नहीं, लेकिन मीडिया के जो लोग हैं उनको अब्यूजिव ईमेल्स, उनको लैंग्वेजेस, उनको थ्रेट्स कि जनाब आपने इमरान खान को ज्यादा दिखा दिया है, हर पॉलिटिकल पार्टी मीडिया से नाराज है। अच्छा, सभी साहब ने एक बड़ी मीनिंगफुल बात की कि एक तो ये जो प्रेशर आ रहा है, आपको पता है हमें सबको ईमेल्स आते रहते हैं। बात ये है कि ये जो इन्होंने बात की कि जी इनसे जब हम कहते हैं कि कोई मीनिंगफुल चीज़ लेके आओ, ये किसी दिन इस पर हम एक प्रोग्राम करेंगे, हम जितनी 4-5 बड़ी पार्टियां हैं इनके मंशूर यहाँ खोल लेते हैं। ये वो निज़ाम जो बिजली नहीं दे रहा या आपको गैस नहीं दे रहा या जो हर चीज़ की किल्लत पैदा कर रहा है, इस पर इनका कोई इख्तलाफ नहीं। सही। एक देखें ना, जब समी साहब एक मुझे बात बताएं, आपके घर में अगर 4 या मेरे घर में 5 आदमी हैं तो वहाँ पानी मुनासिब नहीं आ रहा, रोटी मुनासिब नहीं आ रही, हम सारे मेल न्यूट्रिशन हैं, तो इट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग समवेयर, कहीं ना कहीं कोई खराबी तो है ना। सही। तो उस हवाले से इनका बिल्कुल ये एक ही मंशूर है कि जी बिल्कुल ठीक चल रहा है जिस तरीके से। और जो इनके मैसेज आते हैं ना शाजिया, मैं आपको बताऊं, यानी आवाम को भी बताना जरूरी है, यानी जो इमरान खान की पार्टी है वो ये कहती है जी आप नून को ज्यादा टाइम देते हैं, नून लीग वाले कहते हैं जनाब आप MQM को ज्यादा टाइम देते हैं, यानी ये नहीं इश्यूज के हवाले से वो टाइम ज्यादा चाहिए उन्हें, शाइस्ता अंदाज में बयान भी नहीं फरमा सकते, नहीं पर जैसे ये वो बड़ी अच्छी लैंग्वेज है जैसे ये। एक कॉलर है हमारे साथ कुवैत से, अब्दुल शकूर। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी शकूर साहब। जी मेरा सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल पहले ये खलीजी ममालिक के जो मुतासरीन है उनका सो मोटो एक्शन लिया था, आज तक उस पर ना तो अमल दरामद हो सका और ना ही आज तक उसको कोई फैसला जो है वो सामने है। OPF वालों ने अरबों रुपए जो है वो सिर्फ पाकिस्तानियों के हड़प किए हुए हैं, ना तो चीफ जस्टिस साहब ने आज तक उसका फैसला किया है। और मेरी आपसे भी एक गुजारिश है कि प्लीज आप ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कुछ ना कुछ प्रोग्राम जरूर किया करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाजिया, मैं इसका रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा और एक साथ में और अहम मसले की जानिब तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि पिछले दिनों से हमें कुछ ईमेल्स आ रही हैं कि UAE में डेस्कॉन इंजीनियरिंग के नाम से एक बड़ी कंपनी है और इस तरह की दूसरी कंपनी, वहाँ से लोगों को निकाला जा रहा है। लोगों को पहले बगैर किसी इल्ज़ाम के उनको पहले तो हिरासत में लिया जाता है, फिर उसके बाद उन पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करके वापस भेजा जा रहा है। अच्छा, ये सूरत हाल सिर्फ UAE में नहीं है, कुवैत में भी ऐसे है और सऊदी अरब में भी कुछ इस किस्म की पॉलिसी बन रही है कि ख़ास मुद्दत तक जो पाकिस्तानी वहाँ पर अब रह चुके हैं उनके अपने वीज़े या उनकी फैमिलीज के जो वीज़ाज हैं उनको आगे एक्सटेंशन नहीं दी जा रही। हम एक प्रोग्राम करेंगे कि ये मसला करेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा मसला मैं अरबाब इख्तियार की जानिब ये तवज्जो दिलाना चाहता हूँ इस पर कि वहाँ पर जो हमारे सफरा हैं उनको बार बार रिक्वेस्ट की गई है कि वो जरा इस मामले को देखें, कंसर्न गवर्नमेंट से उठाएं, क्योंकि उनकी फैमिलीज परेशान है यहाँ पर, किसी को कुछ पता नहीं, उनके पास मोबाइल फोन नहीं है, वो जेलों में चले गए और ये ऐसे वर्कर्स की तादाद सैकड़ों नहीं हजारों हैं। और ये काजी साहब हमारा जो फॉरेन रेमिटेंस आता है वो उसमें बड़ा उनका अहम रोल है, अगर ये पाकिस्तानी वापस आ गए तो ये इस मुल्क की इकोनॉमी में बड़ा असर होगा। लेट्स बी वेरी रियलिस्टिक अबाउट इट, पूरे दुनिया को रिसेशन हिट कर चुका है और हर जगह पे ये अभी जहाँ जिन इलाकों में थोड़ी सी वापसी भी हुई है, कुछ खास वापसी नहीं हुई, मतलब अमेरिका में अगर थोड़ा सा आके कहीं ठहरा है रिसेशन तो वो L शेप है, गिर के ऐसे नीचे जा रहा है। आप इकोनॉमी की बेहतरी की बात मैं ये बात करूँ, मैं यही बात कर रहा हूँ कि जहाँ इकोनॉमी बेहतर नहीं होगी तो वो वापस आएंगे तो क्या यहाँ ऑलरेडी जो यूथ है 10 से 15 लाख, बल्कि कुछ लोग 20 लाख लोग कहते हैं नौजवान जॉब मार्केट को हर साल में हिट करता है, मगर क्या कोई प्लान है, कोई एजेंडा है? यहाँ पे इलेक्शन, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे पैसे लगा दिए और वो जो PDSP था जिसपे उससे पैसे निकाल रहे हैं, जो कि जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए पैसे थे वहां से आप निकाले जा रहे हैं। तो मैं इस पे सिर्फ ये काजी साहब ने बात सही कही, अगर वहां की इकोनॉमी खराब है तो वो वर्कर्स को वापस भेजेंगे, लेकिन शाजिया जो लोग वहां पर गए हैं वो एक मुआहदे के
तहत गए हैं, उनकी वापसी का एक तरीका कार है, एक कानून है जिसमें उनको टर्मिनेट तो किया जाएगा। इस तरह से डरा धमका के गिरफ्तार करके तो आप डिपोर्ट कर दे, ये तो हमारी हुकूमत, मुझे ईमेल भी ये शेयर बात करनी है। जरूर करें, हमारी जो हुकूमत है उसका ये फर्ज है, हमारी जो ओवरसीज मिनिस्ट्री है कि वो इस मामले को टेकअप करे। शाजिया, हम ये बात ओपीएफ की, हम जो उन्होंने बात की थी ना ओपीएफ की, इस पे भी अरबों रुपए के फंड हैं और जो हमारे तारकीन वतन है, जो हमारे जो है उस पे हम एक प्रोग्राम करेंगे। कुछ ईमेल्स हैं मुझे आपसे शेयर करनी है। मोहम्मद कमर जमान ने की है ढाका से। वो लिखते हैं कि हमने हकीकी मानों में क्रिकेट गेम का जो स्पिरिट है उसको शो किया है। हम गेम जीत गए लेकिन मैच नहीं जीत सके। हमारे क्रिकेटर्स हमारे असल फाइटर्स हैं। पूरी टीम के खिलाफ एक दिन हम इंशाल्लाह वर्ल्ड कप जो चैंपियन है, हम इंशाल्लाह एक दिन इसके तौर पर सामने आएंगे। तमाम पाकिस्तानियों का उन्होंने खास तौर पर शुक्रिया अदा किया है जिन्होंने उस दिन उनकी गेम को अप्रिशिएट किया था। और इसमें वाकई कमर जमान साहब कोई शक नहीं, बांग्लादेश की टीम ने बहुत अच्छा खेला। हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं उनकी एफर्ट्स को, जिस तरह वो खेल कर आगे सामने आए। मुझे पता है प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन एक आखिर में बात का जिक्र करूंगा कि पंजाब में वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने एक अच्छा काम किया, जिसको मैं बताना चाहता हूं कि लाहौर में उन्होंने एक जो बलोची नौजवान है उसको डिप्टी कमिश्नर लगाया और ये मैसेज एक दिया उन्होंने बलोचिस्तान के अवाम को कि हम आपको अपना भाई समझते हैं, आप हमारे बराबर हैं। ये एक ऐसी चीज है जो उन्होंने की और मेरा ख्याल है काजी साहब, मैं बिल्कुल इसको अप्रिशिएट करता हूं। मगर खुदारा ये तो एक आदमी है, वहां लाखों बलोची हैं जो इंतजार कर रहे हैं, वो डिप्टी कमिश्नर नहीं लगना चाहते, वो कहते हैं हमें रोजगार दे दो, हम रोटी खा लें। ये एक अच्छा पैगाम है पंजाब की जानिब से हमारे बलोच भाइयों के लिए कि हम आपको अपना भाई समझते हैं और आप हमारे लिए बड़े मोहतरम और मुकद्दम हैं और हमारा हिस्सा है। बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त हो गया है। आप अपना फीडबैक दीजिए प्रोग्राम के लिए। खबर@दुनिया TV.tv पर इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।